हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी नीति। हम देख रहे हैं हमारा एक्सपेक्टेड एमसीक्यू फॉर यूपीएससी 2017 सीरीज और ये है इसका पार्ट 20 जिसमें हम कवर करेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट वन जीवन एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये वन जीवन क्या है और इसके बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। देखिए फर्स्ट क्या है, वन जीवन इज अ नेशनल रिसोर्स सेंटर फॉर ट्राइबल लाइवलीहुड इश्यूज लोकेटेड इन ओडिशा। ठीक है, तो ये सबसे पहले जो ये नेशनल रिसोर्स सेंटर है। ठीक है, और दूसरी बात क्या है इसके बारे में, ये ट्राइबल लाइवलीहुड इशू जो है इसके बारे में डील करता है और साथ ही साथ ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ओडिशा में। ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। देखिए तीन बातें जो है ये इसके बारे में पहले स्टेटमेंट में बताई गई है। नेक्स्ट इज यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इन कोलैबोरेशन विद नीति आयोग एंड नाबार्ड हैव लॉन्च्ड द प्रोग्राम वन जीवन। ठीक है, ये जो हमारी ट्राइबल मिनिस्ट्री है, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री, इसने नीति आयोग और नाबार्ड के साथ कोलैबोरेशन में ये वन जीवन प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज वन जीवन विल बी द प्रोग्राम टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स इन लाइवलीहुड इश्यूज इन ऑल द स्टेट फ्रॉम इट्स फर्स्ट फेज ओनली। ठीक है, मतलब ये जो है यहाँ पे हमने जैसे कि कहा कि ट्राइबल लाइवलीहुड इश्यूज को ये डील करता है। तो देखिए ये जो है ना वन जीवन, तो ये मतलब सभी जो कोई आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम जो है लाइवलीहुड के, इनको ये मतलब देखेगा कौन कौन से, और सभी स्टेट के, और पहले फेज से ही ये काम जो है वो स्टार्ट कर देगा। ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है और हमें बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है। ठीक है, तो देखिए इसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये बात सही कि नेशनल रिसोर्स सेंटर, और मतलब ये नेशनल रिसोर्स सेंटर है किस बात के लिए, तो ट्राइबल लाइवलीहुड इश्यूज के लिए, और ये ओडिशा में लोकेटेड है। ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये पूरी तरह से सही है। नेक्स्ट ये जो है ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इसने स्टार्ट किया है, लेकिन यहाँ पे नीति आयोग का कोई रोल नहीं है, साथ ही साथ नाबार्ड का भी कोई रोल नहीं है। इसका कोलैबोरेशन जो है वो यूएनडीपी और एक दूसरी इंस्टीट्यूट है इसके साथ है। ठीक है, यूएनडीपी और एक इंस्टीट्यूट है, मैं एक्सप्लेनेशन में उसका नाम बड़ा है ना तो इतना याद नहीं है मुझे, तो वो डायरेक्टली वहां पे बताता हूँ। और तीसरा जो है ये जो है ना, देखिए अगर कोई भी प्रोग्राम अगर स्टार्ट कर दिया जाता है ना, तो फर्स्ट फेज में क्या होता है कि ये फर्स्ट फेज में पायलट प्रोजेक्ट होता है। ठीक है, पायलट प्रोजेक्ट मीन्स क्या, तो एक 5-6 स्टेट या फिर 5-6 डिस्ट्रिक्ट को मिला के पहले इंप्लीमेंट करते हैं प्रोजेक्ट, कैसा इसका इफेक्ट आ रहा है, क्या कौन कौन से हमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उनको कैसे हमें रेटिफाई करना है, सभी उनको कैसे सॉल्व करना है, ये बातें देख ली जाती है। ठीक है, तो पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया जाता है ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट के इनिशियल फेज में। तो इसी वजह से ये जो है ना ऑल दी स्टेट, ये ऑल दी स्टेट नहीं चाहिए था, ये जो मतलब इनिशियल फेज में सिर्फ 6 स्टेट्स में ये प्रोग्राम जो है वो लागू किया जाने वाला है। तो इस वजह से इसका थर्ड और सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है। हमारा आंसर हो जाता है सी, दैट इज वन ओनली। ठीक है, तो देख लेते हैं इसके बारे में। ये पिछले दिनों न्यूज आई थी, नेशनल रिसोर्स सेंटर फॉर ट्राइबल लाइवलीहुड टू बी लॉन्च। ठीक है, ये पीआईबी की न्यूज थी, आई थिंक पीआईबी या हिंदू की कुछ तो न्यूज थी। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इसने यूएनडीपी एंड नेशनल स्केड्यूल्स ट्राइबल फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इसके साथ मिलकर ये प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट कर दिया था। विल लॉन्च वन जीवन द नेशनल रिसोर्स सेंटर फॉर ट्राइबल लाइवलीहुड इश्यूज इन भुवनेश्वर ओडिशा। ठीक है, ये भुवनेश्वर ओडिशा, यहाँ पे ये इसका सेंटर होगा। नेक्स्ट इज वन जीवन विल बी अ प्रोग्राम फॉर आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम्स इन द लाइवलीहुड इश्यूज in the selected districts of 6 states having HDI of the tribal people low। ठीक है, ये HDI जो है जहां पे भी ट्राइबल पीपल्स का एचडीआई जिन 6 स्टेट्स में लो है, ऐसी जगह पे ये प्रोग्राम जो है वो आइडेंटिफाई करेगा इन लोगों के क्या लाइवलीहुड प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज ये पहले जो 6 स्टेट है हमने कहा वो कौन कौन से हैं, आसाम, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा एंड तेलंगाना। ठीक है, एक बार देख लीजिए, ऐसी कोई बात नहीं कि हमें ये बस ये याद ही रखना है, लेकिन एक बार जो पहले 6 है उनको अच्छे से देख लीजिए। और सेकंड फेज में ये अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, मेघालय एंड त्रिपुरा, ऐसे या बाकी जो हमारे स्टेट है यहाँ पे भी ये प्रोग्राम जो होगा वो इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इज द प्रोग्राम विल फोकस ऑन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज कीपिंग इन द व्यू ऑफ एग्जिस्टिंग लोकल स्किल। ठीक है, ये जो हमारे मतलब ये जो ट्राइबल पीपल्स है इनकी स्किल्स को ध्यान रखते हुए जो कुछ भी लोकल रिसोर्सेज है इनका आइडेंटिफिकेशन करेगा, और इससे मतलब ये जो कुछ भी इनके प्रॉब्लम आते हैं ये सॉल्व करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट इज द नेशनल रिसोर्स सेंटर विल सर्व एज अ प्लेटफॉर्म फॉर लाइवलीहुड मैपिंग, skill gap analysis, knowledge hub where consolidation of the best livelihood and entrepreneurship models will be accessible for the tribal entrepreneurship development। ठीक है, तो ये मतलब उन लोगों की लाइवलीहुड के इश्यूज भी मतलब कौन से वो देखेगा, और साथ ही साथ इनको सॉल्व करने के लिए क्या क्या ये कर सकते हैं, ये बात भी इसमें नेशनल रिसोर्स सेंटर में काम में आएगी। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट यूट्रोप्लस कैनारेंसिस। ठीक है, ये यूट्रोप्लस कैनारेंसिस ये क्या है और इसके बारे में कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है ये हमें देखना है। देखिए आज के कुछ क्वेश्चन जो है ना वो थोड़े डिफिकल्ट है। ठीक है, तो मतलब हमने कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन भी एनवायरमेंट के बारे में यूपीएससी कभी कभार पूछता है, तो इसी वजह से ये ऐड कर दिए। तो देखिए फर्स्ट क्या है, इट इज अ इन्वेजिव ट्री स्पीसी पॉपुलरली नोन एज थेराई। ठीक है, ये जो है इसका ये ट्री स्पीसी है और इसको पॉपुलरली थेराई इस नाम से जाना जाता है, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज इट इज एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट। ठीक है, ये जो
स्पीसी है ये वेस्टर्न घाट में एंडेमिक है। नेक्स्ट इज इट कैन टॉलरेट लो सैलिनिटी रेंज, ठीक है। तो आपने 2016 का पेपर देखा होगा, तो इसमें एक कैमल का नाम था, कैमल था जो लो सैलिनिटी रेंज को मतलब वो रह सकता था, ऐसा ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था। तो इसी बेस पे ये क्वेश्चन था। इसका जो थर्ड स्टेटमेंट है, जैसे कि हमने कहा, ये बात जो है सही है, इट कैन टॉलरेट लो सैलिनिटी रेंज। साथ ही साथ इसके बारे में ये बात भी सही है कि ये एक वेस्टर्न घाट्स में एंडेमिक है। तो सेकंड स्टेटमेंट जो ये कर्नाटका में ही पाया जाता है, तो सेकंड स्टेटमेंट जो ये भी सही है। लेकिन ये ट्री स्पीसी नहीं, ये फिश है, ठीक है। ये यूट्रोप्लस कैनेरेंसिस ये जो है ये वो फिश है। और इसका जो मतलब पॉपुलर नाम जो है वो भी थोड़ा डिफिकल्ट है। डायरेक्टली हम देखते हैं आगे। तो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट जो ये इनकरेक्ट हो जाता है, हमारा आंसर है बी, दैट इज 2 and 3 ओनली, ठीक है। तो इसके बारे में एक छोटी सी न्यूज थी हिंदू में, तो इस वजह से ये क्वेश्चन ऐड कर दिया था। तो देखिए, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश वाटर एग्रीकल्चर एक्वाकल्चर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर, इनके जो साइंटिस्ट है उन्होंने ये जो फिश का टाइप जो है इट्रोप्लस कैनरेसिस, इसकी ब्रीडिंग जो थी वो मतलब सक्सेसफुली कर लिया था। तो इसी वजह से ये न्यूज में था। एंड नेक्स्ट इज इट इज अ हाईली ऑर्नामेंटल वैल्यू। ये जो फिश है इसको ऑर्नामेंटल मींस ऑर्नामेंट्स वगैरह इसको बनाते होंगे लोग, तो इसको ऑर्नामेंटल वैल्यू है। और इसी वजह से इसकी डिमांड जो है ना वो बाहर के देशों में बहुत ज्यादा है। और इसी वजह से ये इलीगली एक्सपोर्ट होता है। और इसी वजह से अभी हो ऐसे रहा है कि इसकी मतलब कंडीशन जो है ना वो खराब होती जा रही है। आईयूसीएन ने इसको एंडेंजर कैटेगरी में ऐड कर दिया है, ठीक है। ये इसका जो मतलब हमने कहा था कि इसके पॉपुलरली नोन क्या, इसके बाकी नाम क्या है, कैनारा पर्ल स्पॉट और साथ ही साथ बैंडेड क्रोमाइड, इस दोनों नाम से भी इसको जाना जाता है। इट इज एंडेमिक टू दी वेस्टर्न घाट। और वेस्टर्न घाट में भी कहा तो 2 लोकेशन है, 2 रिवर से, कौन कौन सी, कुमारा धरा एंड साथ ही नेत्रावती, ये 2 रिवर जो है कर्नाटका की, यहाँ पे ही ये सिर्फ पाया जाता है। नेक्स्ट क्या है, तो जैसे कि हमने कहा आईयूसीएन ने इसको एंडेंजर्ड कैटेगरी में डाल दिया है। और क्यों, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ही कम जगहों पे, तो इसी वजह से इसको एंडेंजर्ड कैटेगरी में डाल दिया गया है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी कम है। और बाकी हमारे जो कुछ रीजन है, पोल्यूशन, डैमिंग ऑफ द मेन रिवर्स, सिल्टेशन, सैंड माइनिंग, इसकी वजह से इसका जो मतलब और भी जो जगह है वो भी कम होती जा रही है। और जैसे कि हमने कहा कि इलीगल एक्सपोर्ट होता है, तो इसी वजह से और एक थ्रेट ओवर कलेक्शन ऑफ द पेट्स फॉर कंट्रीब्यूशन, ट्रेड कंट्रीब्यूशन के लिए इसको और भी मतलब कलेक्शन किया जाता है। और एक इस रीजन की वजह से इनकी जो संख्या है वो कम होती जा रही है। इट फीड्स ऑन द मॉस्किटो लार्वी एंड ब्रीड्स आफ्टर मॉनसून। तो ये देखिए, हमारी जो कुछ मॉस्किटो बॉर्न डिसीजेस जो है ना, ये इसका मतलब इसके लिए एक हेल्पफुल हो सकते हैं, क्योंकि ये मॉस्किटो लार्वी जो होते हैं इनको खाते हैं। तो ये हेल्पफुल हो सकते हैं हमारे, जो कोई हमने कहा कि मॉस्किटो बॉर्न डिसीजेस, डेंगू हो गया, बाकी जो डिसीजेस है उनको ये मतलब कम कर सकते हैं, हेल्प कर सकता है। और ये जो है ना, ये एक बात याद रखिए, ब्रीड आफ्टर मॉनसून। तो ये मतलब अगर डिफिकल्ट यूपीएससी को कोई पूछना हो तो ये भी, ये जो 2 स्टेटमेंट है ये पूछ सकता है। एंड इट कैन टॉलरेट लो सैलिनिटी रेंज एंड सर्वाइव इन द लो सलाइन ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम, ठीक है। तो अब देखते हैं जी, देखिए ये ऐसी दिखती है कुछ ये फिश जो है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हमारा थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट सार्गसुम जंगी। जी देखिए हमने कहा था 2 क्वेश्चन जो है वो डिफिकल्ट है, तो ये दूसरा क्वेश्चन है सरगसुम जंगी, ये क्या है, ऐसा ये क्वेश्चन था। देखिए फर्स्ट क्या है, इट इज द सीवीड सरगसुम जंगी इज फाउंड ग्रोइंग अलोंग द रॉकी शोर्स ऑफ पंबन आइलैंड, तमिलनाडु, ठीक है। ये जो एक सबसे पहले ये सीवीड है जो रॉकी शोर जो है हमारे तमिलनाडु के, यहाँ पे पंबन आइलैंड जो है यहाँ पे ये पाया गया है रिसेंटली, ऐसा ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज इट इज द फर्स्ट रिपोर्टेड केस ऑफ द सीवीड आउटसाइड चाइना, मतलब ये जो सीवीड जो है ये सबसे पहली बार अभी चाइना के बाहर कहीं पे ये मिला है, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज इट इज अ फंगल स्पीसी एंडेमिक टू दी चाइना, ठीक है। ये जो है वो फंगल स्पीसी है और ये कहाँ पे, तो सिर्फ चाइना में एंडेमिक थी, ऐसा ये थर्ड स्टेटमेंट है। और हमें बताना इनमें से कौन से करेक्ट है। देखिए इसका फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो है ये बात सही है, मतलब ये सीवीड है, ये पंबन आइलैंड तमिलनाडु में रिसेंटली पाई गई है और ये पहली बार चाइना से बाहर कहीं पे पाई गई है, दोनों स्टेटमेंट सही है। ये फंगल स्पीसी नहीं, ये अलगी स्पीसी है, इसी वजह से ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। लेकिन ये जो है ये एंडेमिक टू चाइना, ये एंडेमिक टू चाइना है, ये भी अभी तक सही था, लेकिन अभी ये इंडिया में पाए जाने की वजह से ये भी स्टेटमेंट मतलब पूरी तरह से इनकरेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाता है ए, दैट इज 1 and 2 ओनली। ये थर्ड जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाता है। तो देखिए इसके बारे में भी हिंदू में न्यूज थी, इन्वेजिव अलगी स्पीसी फाउंड इन तमिलनाडु। तो जैसे कि हमने कहा ये सीवुड सरगैजम सरगसुम जैंगी ये नाम है इसका, ये रिसेंटली रॉकी शोर्स ऑफ पंबन तमिलनाडु यहाँ पे पाई गई थी और ये पहली बार चाइना के बाहर कहीं पे भी मिला है। और इसका मतलब क्या है, तो देखिए अगर कोई स्पीसी बाहर से यहाँ पे आता है तो होगा क्या, तो जो है ना
कि ये हमारे जो अभी नेटिव जो कोई भी स्पीसी है इनको ये कम मतलब इनकी संख्या कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये इन्वेजिव स्पीसी के जैसे काम करेगा ये जो स्पीसी है अभी वो, ठीक है। इट्स प्रेजेंस इन इंडियन शोर्स फॉर फार अवे फ्रॉम द चाइना हाईलाइट्स इट्स इन्वेजिव पोटेंशियल एंड द नीड्स टू टेक इमीडिएट एक्शन टू प्रिवेंट इट्स स्प्रेड इन अदर रीजन्स, ठीक है। तो मतलब ये बाकी जो कुछ हमारे बाकी कुछ सॉरी जो प्लांट्स वगैरह होंगे इनके लिए रिसोर्सेज कम कर देगा, ऐसी कारणों की वजह से ये इन्वेजिव स्पीसी बन जाएगा। इन एडिशन टू स्टडिंग द मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, ये जो साइंटिस्ट है जिन्होंने ये डिस्कवर किया इनका ये स्टेटमेंट है, इन एडिशन टू स्टडिंग द मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स वी हैव आल्सो कैरिड आउट डीएनए बारकोडिंग, ठीक है। तो डीएनए बारकोडिंग में देखिए इन्होंने क्या क्या किया, यूजिंग टू लोकाई मेथड्स, और इसमें क्या होता है तो माइटोकॉन्ड्रियल जीन COX1 ये माइटोकॉन्ड्रियल जीन एंड द स्पेसर सीक्वेंसिंग ITS, इस दोनों की वजह से इसको आइडेंटिफाई किया है, ठीक है। ये मतलब ये दो टेक्निक यूज करके इसको आइडेंटिफाई किया है। तो एक बार इसको देख लीजिए अच्छे से, क्योंकि इस पर भी कोई साइंस एंड टेक का क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। टू आइडेंटिफाई द अलगी वी फाउंड दैट द अलगी फ्रॉम द तमिलनाडु शोर्स इज मैच विद द ये जो है सरगेजम जांगी ऑफ द चाइना, ये इससे मैच कर रहा है, ये इनको इस वजह से पता चला। एंड इट कुड बी थ्रू स्पोर्स ट्रांसमिटेड बाय बैलेस्ट वाटर एंड थ्रू नेचुरल डिस्पर्शन, मतलब ये अभी चाइना से इंडिया में आया है तो कैसे हो सकता है, तो एक तो बैलेस्ट वाटर से या फिर नेचुरल डिस्पर्शन से, ये ऐसी दोनों बातों से हो सकता है। लेकिन नेचुरल डिस्पर्शन से होगा तो देखिए बाकी जो चाइना और इंडिया में डिस्टेंस तो बहुत है ना, मतलब चाइना से होते होते अगर कैसे भी आया होगा तो बाकी जो हमारा रीजन है मतलब साउथ ईस्ट से भी आया होगा तो भी मलेशिया वगैरह ये जो रीजन है वहां पे भी होना चाहिए था, लेकिन ये सिर्फ इंडिया में पाया गया। तो हो सकता है इसका रीजन जो है वो मेन रीजन बैलेस्ट वाटर से ही होगा। बैलेस्ट वाटर क्या होता है, मतलब ये कैसे पास ऑन होता है ये हम देखते हैं अगली स्लाइड में। एंड इट इज एंडेमिक टू चाइना बट नाउ इट इज फाउंड इन इंडिया, ठीक है। तो बैलेस्ट वाटर क्या है ये देखिए जी, जब हमारे जो कार्गो शिप्स होते हैं ना उनको कुछ पानी जो होता है जब ये जाने वाले होते हैं मतलब अपनी शिप जगह जो छोड़ने वाले होते हैं तब उनको कुछ पानी जो होता है वो लेना पड़ता है उस रीजन से, सो दैट बैलेंस वाटर का बैलेंस हो सके, ठीक है। तो ये ऐसे पानी जब लेते हैं ना तो ऐसे फिश या फिर बाकी कोई भी स्पीसीज जो है वो इसमें पानी में आ जाती है, और जैसे ये बाकी दूसरी जगह पे चले जाते हैं ना तो ये पानी जो होता है यहाँ पे होता है उसको छोड़ देते हैं बाकी उसी समंदर में। तो इसी वजह से कुछ फिश जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, कुछ स्पीसीज जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। तो ये जो पानी लेना होता है इसको बैलेस्ट वाटर ये कहते हैं, ये जो पानी इसके मतलब ये जो हमारे कार्गो शिप के अंदर होता है तो इसको बैलेस्ट वाटर कहते हैं, ठीक है। और इसी वजह से इन्वेजिव स्पीसीज एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, या तो ये इन्वेजिव बन जाती है या फिर ये मतलब खत्म हो जाती है उस रीजन से, ठीक है। तो ऐसी बातें होती है, ये इसको बैलेस्ट वाटर कहा जाता है। और ये एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ये ऐसी हमारी जो सरगेजम जंगी ये जो है वो फाइंड की है, ठीक है। ये साइंटिस्ट है और ये हिंदू से हमने इमेज ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट इथेनॉल ब्लेंडिंग एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। देखिए फर्स्ट क्या है, द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडियाज फर्स्ट सेकेंड जनरेशन इथेनॉल बायो रिफाइनरी वॉज ब्लेंड इन पंजाब, ठीक है। तो हमारा पहला सेकेंड जनरेशन इथेनॉल ब्लेंडिंग रिफाइनरी जो है वो पंजाब में स्टार्ट होने वाली है, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज इथेनॉल ब्लेंडिंग इज अ प्रैक्टिस ऑफ ब्लेंडिंग पेट्रोल एंड और डीजल विथ इथेनॉल, मतलब इसमें पेट्रोल या डीजल जो है वो इथेनॉल में ब्लेंड किया जाता है, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट है। और जो हमारी नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2009 थी इसने मैंडेटरी कर दिया है ऑयल कंपनीज को क्या, तो टू सेल पेट्रोल ब्लेंडेड विथ एटलीस्ट 5% ऑफ इथेनॉल, ठीक है। ये जो हमें मैंडेटरी कर दिया है कि पेट्रोल जो है वो एटलीस्ट 5% इथेनॉल के साथ ब्लेंड करना है, और ये किससे मैंडेटरी कर दिया है, तो नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2009 से। तो हमें बताना है इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। देखिए अभी तक का जो नॉलेज है ना, हमें जो कुछ भी इंफॉर्मेशन मिली है उससे ना यहाँ पे सिर्फ मतलब हमारा जो मैंडेटरी कर मतलब जो कोई प्रोसेस है हम इथेनॉल ब्लेंडिंग की अपनाते हैं उसमें सिर्फ पेट्रोल जो है ना इसके साथ ही इथेनॉल मिलाया जाता है, मतलब डीजल यहाँ पे नहीं चाहिए। देखिए आप भी इसके बारे में अगर आपको कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है कि डीजल भी इसको साथ इथेनॉल में ब्लेंडिंग किया जाता है तो हमें बताइए, लेकिन अभी के लिए सिर्फ पेट्रोल जो है वही इसमें ब्लेंड किया जाता है, ठीक है। तो इसका सेकंड स्टेटमेंट अभी के लिए इनकरेक्ट है, बाकी फर्स्ट एंड थर्ड जो है ये बात सही है, तो हमारा आंसर हो जाता है सी, दैट इज 1 and 3 करेक्ट। तो नेक्स्ट जो हमारी इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते, तो सी आंसर है हमारा 1 and 3 करेक्ट। इसके बारे में भी कुछ न्यूज़ थी तो हमने ये क्वेश्चन ऐड कर दिया। देखिए अभी के लिए इंडिया में जो है ना मतलब फर्स्ट जनरेशन जो है इसमें क्या करते हैं, तो इथेनॉल जो है वो मेनली पाया जाता है शुगर केन मोलासिस से, ठीक है। शुगर केन मोलासिस से ये इथेनॉल जो है वो अभी के लिए पाया जाता है। लेकिन अभी जो हमारी ये सेकेंड जनरेशन की बायो रिफाइनरी बनने वाली है ना पंजाब में, तो इसमें क्या होगा, तो सबसे पहले ये किसने बनाई है, सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, उसका नाम क्या है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL, ये प्रोजेक्ट सेटअप करने वाला है। HPCL's बायो रिफाइनरी विल प्रोड्यूस 100
किलोलीटर्स ऑफ इथेनॉल पर डे फ्रॉम एग्रीकल्चर रेसिड्यू। तो ये देखिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर रेसिड्यू से ये बनाया जाएगा, ठीक है। ये सेकंड स्टेज में जनरेशन में आता है, सेकंड जनरेशन में ये एग्रीकल्चर रेसिड्यूज आते हैं। और इसका फायदा क्या होगा, तो आप जानते हैं ये पंजाब में बनेगा। तो हमारा जो कोई रीजन है ना दिल्ली से रिलेटेड जो आसपास में, यहाँ पे होता क्या था, तो वो जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट, जो वेस्ट प्रोडक्ट जो बनते थे वो डायरेक्टली जलाए जाते थे। और उनके जलाने से होता क्या था, तो दिल्ली के रीजन में पूरा मतलब एयर पोल्यूशन बहुत ही बढ़ जाता था, जो हमारे नवंबर दिसंबर जनवरी के मंथ में। तो इसी वजह से ये जो बायो रिफाइनरी होगी ना, ये एग्रीकल्चर रेसिड्यू को कम करेगी। तो ये जो फार्मर्स होंगे इनसे ये एग्रीकल्चर रेसिड्यूज लेंगे और उसको इथेनॉल में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए एक से ज्यादा फायदे हमारे इस रिफाइनरी की वजह से होने वाले हैं। बाकी देख लेते हैं, बायो रिफाइनरीज विल सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम फॉर अचीविंग 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग फ्रॉम पेट्रोल इन फ्रॉम करंट 5%। तो जैसे कि हमने हमारे स्टेटमेंट में कहा था कि अभी पहले तो जो था ये 2009 में लाया गया था, तब ये 5% था, लेकिन अब हम प्रयास कर रहे हैं कि ये जो है ना वो 10% बायो इथेनॉल जो है इन पेट्रोल जो है वो किया जा सके, प्रोड्यूसिंग 30 to 40 करोड़ लीटर्स ऑफ इथेनॉल एनुअली। एंड नेक्स्ट जो बात है इसके बारे में, हमारे यहाँ पे इथेनॉल ब्लेंडिंग ये सबसे पहले कब स्टार्ट कर दिया गया था, 2001 में। और हमारे यहाँ पे ये सबसे पहले मेंशन कब कर दिया गया था, एक मतलब कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी में, तो वो हुआ था ऑटो फ्यूल पॉलिसी ऑफ 2003। इसके प्रॉफिट क्या होते हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग के, तो सबसे पहले वेहिकुलर इमिशन जो होता है हमारा गैसेस का वो कम होता है, स्पेसिफिकली कार्बन मोनोऑक्साइड का, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड का इमिशन जो है वो कम हो जाता है, साथ ही साथ पेट्रोल जो होता है वो सस्ता हो जाता है। देखिए 10% अगर इथेनॉल यूज हो जाएगा तो पेट्रोल जो है वो आसानी से सस्ता हो सकेगा। नेक्स्ट इज इट डिक्रीजेस द नेशंस डिपेंडेंस ऑन फॉरेन ऑयल, और ऑयल पे जो है पेट्रोल वगैरह इस पे हमारा डिपेंडेंस जो है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट इज इथेनॉल प्रोडक्शन कैन गिव हायर शुगर केन प्राइसेस फॉर फार्मर्स एंड इट विल हेल्प इन रूरल प्रॉस्पेरिटी। तो जो हमारे फार्मर्स है उनको भी ये हेल्पफुल रहेगा, और मतलब ये रूरल प्रॉस्पेरिटी के लिए अच्छी बात हो सकती है, ठीक है। तो देखिए अभी के लिए जो है ना ये सिर्फ पेट्रोल ही इसमें मतलब ब्लेंडिंग किया जाता है, लेकिन जो अगले आने वाले सालों में हमारा ऐसा प्रयास है कि पेट्रोल डीजल जो कोई भी बायो जो हमारे फ्यूल्स होते हैं इनमें भी इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है वो किया जा सकेगी, ठीक है। लेकिन अभी के लिए जो है वो सिर्फ हम पेट्रोल में करते हैं, ठीक है। तो अगर इसके बारे में आपको भी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हमें बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, व्हाट इज दिशानेट एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो दिशानेट क्या है ये हमें बताना है। देखिए फर्स्ट क्या है, इट इज अ नेटवर्क ऑफ कंपास व्हिच कैन बी यूज्ड इन एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग वर्क्स, ठीक है। ये कैंपस जो होता है ना हमारा, कैंपस मींस डायरेक्शन देने वाला, इसका ये नेटवर्क है और जो एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग वर्क्स में काम करेगा, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज इट इज एन अल्टरनेटिव सिस्टम फॉर कम्युनिकेशन ड्यूरिंग डिजास्टर्स, ठीक है। तो ये क्या है, तो हमारा डिजास्टर के वक्त एक अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन सिस्टम बनाने वाली है, इसका नाम है दिशानेट, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज इट इज डेवलप्ड बाय आईआईटी मद्रास, ये जो है किसके द्वारा डेवलप किया गया, आईआईटी मद्रास द्वारा, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज इट इज डेवलप्ड बाय इसरो विद द हेल्प ऑफ डीआरडीओ, ठीक है। यहाँ पे कहा गया आईआईटी मद्रास द्वारा, यहाँ पे कहा गया इसरो और डीआरडीओ इनकी मदद से ये बनाया जाने वाला है। तो हमें बताना है इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो ये करेक्ट है। देखिए 1 and 4, 2, 3 and 4, 2, 3 and 4, ठीक है। तो हमें बताना है, देखिए इसका फर्स्ट स्टेटमेंट जो ये इनकरेक्ट है, ये ऐसे कोई मतलब एक्सप्लोरेशन माइनिंग के लिए कोई कंपास का नेटवर्क नहीं है, दिशा ऐसा था, इसलिए वजह से हमने स्टेटमेंट जो था वो ऐड कर दिया था। ये जो है इसका आंसर है बी, दैट इज इट इज अल्टरनेटिव सिस्टम फॉर कम्युनिकेशन ड्यूरिंग डिजास्टर, और ये बनाया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा, ठीक है। तो इसका 2 and 3 जो है ये बात सही है, ये इसरो या फिर डीआरडीओ की हेल्प से भी नहीं बनाया गया, ये सिर्फ आईआईटी मद्रास। आप तो जानते हैं रिसेंटली चेन्नई में बहुत बड़े फ्लड आए थे, इसी वजह से ये मतलब अल्टरनेटिव सिस्टम यहाँ के आई थिंक मद्रास के स्टूडेंट्स ने ये बनाया। तो 2 and 3 हमारा आंसर हो जाता है सी, दैट इज 2 and 3 ओनली। तो इसके बारे में भी न्यूज थी। तो देखिए क्या है, दिशानेट इज अल्टरनेटिव सिस्टम फॉर कम्युनिकेशन ड्यूरिंग डिजास्टर डेवलप्ड बाय आईआईटी मद्रास। इट अलाउज बेसिक सर्विसेज, और बेसिक सर्विसेज में क्या क्या, तो वॉइस, टेक्स्ट या फिर ऑडियो कम्युनिकेशन, इसको ये हेल्पफुल हो सकता है कब, जब हमें डिजास्टर आते हैं उस समय रेस्क्यू वर्कर को इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए, साथ ही साथ मास्टर ऑपरेशन जो सेंटर होते हैं इनको, और एनडीएमए जो है हमारी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इनके साथ कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए हेल्पफुल हो सकता है। अभी इसमें बेसिकली क्या है कि इनको ये ऐसे डेवलप किया गया है कि आई एम सेफ, ऐसी मतलब लोगों को बताने के लिए मैं सेफ हूँ, या फिर बेसिक जो हमारी इन्फॉर्मेशन है, नेम, एज, जेंडर, ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए ये जो है वो दिशानेट ये हेल्पफुल हो सकता है। द होल सिस्टम इज कंपेटिबल विद द बेसिक मॉडल मोबाइल फोन्स एज द मोस्ट यूजर्स इन इंडिया डू नॉट हैव स्मार्टफोन, ठीक है। मतलब हमारे जो बेसिक मॉडल्स है, बेसिक मोबाइल जो है इनके साथ भी ये कंपेटिबल है, क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी सभी लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है इसलिए। और इसके डिजाइन में 4 सब सिस्टम है, कौन कौन से, सबसे पहले वाईफाई, देन सैटेलाइट लिंक, आफ्टर दैट सिंगल कैरियर जीएसएम, एंड लास्ट इज एलटी। तो इस पे भी शायद क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि ये जो दिशानेट है इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, वाईफाई, सैटेलाइट लिंक, सिंगल कैरियर जीएसएम एंड एलटीए, दैट इज लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन सिस्टम, ठीक है। आप जानते हैं ये 4G मोबाइल जो आते हैं ये इससे लेस होते हैं। नेक्स्ट इज विच इज स्टैंडर्ड फॉर द हाई स्पीड वायरलेस कम्युनिकेशन फॉर मोबाइल फोन्स एंड डाटा
टर्मिनल्स, ठीक है। और ये इसके बारे में डीसाइलेंट के बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया, आप चाहे तो पॉज करके पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ये था हमारा आज के 5 क्वेश्चन। थैंक यू सो मच एंड हैव अ हैप्पी वंडरफुल डे। आपको बताइए ये सीरीज जो है वो कैसी लग रही है, ठीक है। बाय, हैव अ हैप्पी संडे।